वेलकम ऑन मेडलाइन। मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम है। नाजरीन, जिस तरह आपने पिछले हफ्ते देखा, हमने बात की बर्न्स के हवाले से। इस हफ्ते हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी बर्न्स पे है। हमारे साथ वही पैनल मौजूद है और उनसे जानेंगे कि बर्न्स होता क्या है। बर्न्स किसी किस्म का भी हो सकता है, केमिकल तेज़ाब फेंकने से, मैकेनिकल थर्मल आग लगने से, या बिजली में अपने हाथ देने से। तो इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम नजीब अंसारी, प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी KMDC, एडिटर ऑफ JCPSP, जो एक CPSP का मैगज़ीन है। वेलकम ऑन द शो सर। हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर अशरफ गनात्रा। इनका ताल्लुक़ है डाउ यूनिवर्सिटी। इनका ये भी प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है। वेलकम ऑन द शो सर। हमारी तीसरी गेस्ट हैं शीना हादी, जो डायरेक्टर ऑफ आहंग हैं। ये एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो औरतों के लिए काम कर रही है। हमारे चौथे गेस्ट हैं डॉक्टर रज़ा उर रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डाउ यूनिवर्सिटी। वेलकम ऑन द शो सर। जैसे आप जानते हैं, बर्न्स एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी, साथ में इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। बर्न पेशेंट की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि फ़र्स्ट एड कितनी हैंडी होती है। डॉक्टर नजीब अंसारी की तरफ, और उनसे जानते हैं कि मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है बर्न पेशेंट के लिए। बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि अगर आप सही मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो एक तो ये है कि जान का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, अगर आप प्रॉपरली टाइम पर ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो इनके होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो ज़ाहिर है बहुत साइंटिफिक है। ख़ास तौर से जैसे हाथ वगैरह का है तो हाथ ज़ाया हो सकते हैं, फंक्शन जा सकता है पूरा का पूरा। इसीलिए आप देखें कि जो हैंड है, फेस है, स्पेशल ये जो बर्न्स हैं, इनके लिए हमेशा जो है उनको बर्न सेंटर में ही सारी दुनिया में भेजा जाता है। उनको जनरली ट्रीट नहीं किया जाता अदरवाइज़। ओके, तो मैनेजमेंट में, इनिशियल मैनेजमेंट में सर क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो करने चाहिए डॉक्टर को? कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज़ तो ये है कि एक तो ये मिसकंसेप्शन है कि पानी डालने से जो है वो ज़ख़म ख़राब हो जाता, वो बर्न का केस ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी है कि ठंडा पानी डाल करके जो फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ बर्न है उसको रोका जा सके। ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप मरीज़ को आग से या जो भी केमिकल है उससे दूर ले जाएं। अगर कोई केमिकल बर्न है तो उसको जितना वॉश कर सकते हैं उतना वॉश करें पानी के साथ। और उसके अंदर मैं कहता हूँ अगर आपका पानी का टैंक ऊपर भरा हुआ है तो वो पूरा टैंक आप खाली कर दीजिए। आप इतना अगर केमिकल बर्न में आप इतना इस्तेमाल करें। आप अच्छा, केमिकल बर्न, आप इसकी थोड़ी वजाहत करें। जैसे केमिकल बर्न का पेशेंट है, थर्मल बर्न का पेशेंट है, तो इनकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगी। जो इनकी प्रोटोकॉल फॉलो की, जैसे जैसे केमिकल बर्न है, इस पर तेज़ाब फेंक दिया गया है, तो उसकी प्रोटोकॉल और थर्मल बर्न पेशेंट की प्रोटोकॉल में कुछ सिमिलैरिटी होगी या थोड़ा अलग होगी? कुछ फ़र्क इसलिए है कि देखिए, ज़्यादातर जो हमारे पास जो एसिड बर्न होते हैं उसके अंदर ये जो गंधक का तेज़ाब है, जो कि गटर वगैरह खोलने में इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही आसानी के साथ दस्तयाब है और बहुत सस्ता ये मिल जाता है, हर हार्डवेयर की दुकान से मिल जाता है। इसमें ये ख़राबी होती है कि ये मॉइस्चर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी पेनिट्रेशन को स्टॉप करने के लिए आप उसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो पानी इस्तेमाल करें ताकि वो पेनिट्रेट ना करे, डेप्थ जो है ना उसकी वो कम से कम हो सके। फिर भी केमिकल बर्न जो है ना अमूमन काफ़ी सीवियर जो है ना बर्न कॉज करते हैं। इसी तरीके से अल्कलाइन बर्न जो है ना, इनमें पेन शुरू में इतना नहीं होता, लेकिन इनकी डेप्थ पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। वॉश करने का मकसद ये होता है कि जो केमिकल है वो जिस्म में से बाहर निकल जाए ताकि फर्दर प्रोग्रेस, जो डैमेज है वो फर्दर प्रोग्रेशन उसमें ना हो। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, मेडिसिन के हवाले से बात करूंगा मैं। जो मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, उसमें क्रीम्स भी आती हैं, ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, जेल्स भी आते हैं, और दवाइयाँ भी होती हैं, पेन किलर्स भी होती है। उनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गए, देखिए जो हीलिंग है उसके लिए कोई टेस्ट है नहीं, इसलिए कि हीलिंग इतनी यूनिवर्सल है। हीलिंग तो अंदर से होती है। असल चीज़ ये होती है कि जो ज़ख़म है उसको हम इन्फेक्शन से बचा सकें। आप देखिए कि जो मेजर बर्न्स आते हैं उसमें तकरीबन 50% मॉर्टिलिटी है, सारी की सारी सेप्टिसीमिया की वजह से होती है, जिस्म में इन्फेक्शन की वजह से। जितनी भी हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं उनका मकसद यही है कि वो बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी की रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है बर्न के बाद, कि वो बैक्टीरिया को जिस्म के अंदर जाने से और फ्लरिश करने से रोकें।
तो जो क्रीम हम लगाते हैं उनका पर्पज़ ये होता है। इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जो हम सिल्वर सल्फर डाइजीन यूज़ करें इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, बाकी जो दूसरे ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं उनकी हाफ लाइफ कम है, लिहाजा उनको काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है। इसको हम फिर भी कुछ टाइम वक्फे के बाद हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो है वो प्लास्टिक सर्जरी में भी की एक टाइप है, तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है कि एक बर्न पेशेंट जब कंप्लीट हील हो जाए उसके बाद उसकी सर्जरी स्टार्ट होती है, उसकी कॉन्टोरिंग, उसके फेस सपोज करें फेस और नेक जल गया है तो वो उसकी जिस्म का एक अहम हिस्सा है, उसकी नुमाइश शख्सियत का नुमाया हिस्सा है। तो उस सिलसिले में आप किस तरह, एक तो काउंसलिंग का हवाला आ जाता है कि एक डॉक्टर को पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि, और उसकी फैमिली की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप उनको ब्रीफिंग देते हैं कितना ड्यूरेशन लग सकता है, और